Hi everyone, this is Sakshi and welcome to my channel Ignite Simplified Science. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach the chapter of class 8 combustion and flame. So what is combustion? A chemical process. ये ऐसा process है, chemical process है in which substance reacts with the air. Air means oxygen. टू गिव हीट एंड लाइट. ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल सब्सटेंस किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से. टू गिव हीट एंड लाइट, जिससे हमें लाइट भी मिलती है और हमें हीट भी मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंबशन. सो हियर इज द टाइप्स कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? अ सब्सटेंस which can be combustible, undergoes and performing the action reaction of combustion. तो उसको बोलते हैं combustible substance. So combustible substances को fuel भी बोला जाता है and it can be solid, liquid और gas. और non combustible substances कौन से होते हैं? The substance which do not undergo combustion, जो combustion नहीं करते. combustible substance जो combustion करते हैं और non combustible substance जो combustion नहीं करते हैं. तो जो कंबस्ट करते हैं, कंबशन परफॉर्म करते हैं, उनको फ्यूल्स भी बोलते हैं एंड इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो. I'm going to explain this combustible and non-combustible with the help of one reaction, magnesium with oxygen. What happens when? पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन है, बहुत इजीली ये पूछा जाता है क्वेश्चन. What happens when magnesium reacts with the oxygen? So what happens when magnesium reacts with oxygen present in the air? When the magnesium ribbon is heated, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है, ये क्या करता है? एकदम से इट स्टार्ट्स बर्निंग एंड अंडरगोस कंबशन. और कंबशन में हमें पता ही है, जब भी कोई सब्सटेंस कंबशन प्रोसेस फॉलो करता है तो वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. तो ये कैसे बर्न करता है? ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है. इसकी आपको फ्लेम क्लियरली दिखेगी. और इसका जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब ये बर्न करता है, ये किसके साथ कंबाइन करता है? जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो क्या लिबरेट करता है? हीट एंड लाइट. सो इसका केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिए. ये मैग्नीशियम है जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Mg. ये ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल इन केमिस्ट्री ऑक्सीजन O2. ये अंडरगोज करता है कंबशन प्रोसेस को और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको MgO बोलते हैं, और क्या लिबरेट करता है? साथ में हीट एंड लाइट. आई होप आपको ये मैग्नीशियम रिएक्शन अच्छे से समझ आई हो, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम समझ में आया हो. और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड एंड what are the byproducts when the magnesium undergoes combustion. तो क्या क्या मिलता है हमें? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन. कंबशन के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट जिनकी हमें रहती है, उसके बिना कंबशन टेक प्लेस नहीं करता है. तो ये भी बहुत सारे बच्चों से, स्कूल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कंबशन प्रोसेस. सो फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन आर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जो अभी मैंने आपको बताया था, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो परफॉर्म करता है कंबशन को. ऑक्सीजन जो कि हमें चाहिए ही होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर किसी सब्सटेंस को कंबस्ट होना है या बिल्कुल जल जाना है और कोई रेजिड्यू लेफ्ट नहीं करना है तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है? वो टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंबशन स्टार्ट्स. किसी सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर होगा जो सब्सटेंस सबसे जल्दी बर्न कर जाए, मतलब वो लोवेस्ट टेम्परेचर जब कंबशन स्टार्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. तो वो फ्यूल सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है जिसका बहुत कम क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर. जो जल्दी से जल जाए वो क्या होता है? वो कौन सा टेम्परेचर होता है? इग्निशन टेम्परेचर. सो द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन. अब आपको पता है बच्चों कि जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है कंबशन के वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल.
तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, ऑक्सीजन बेसिक रिक्वायरमेंट, कंबस्टिबल फ्यूल जो कि फ्यूल हमें चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर, और उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी वो किस में कंसिडर्ड होता है, अच्छे फ्यूल में भी कंसिडर होता है। और दूसरा फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं कंबर्शन के लिए, वो तीन यही हैं, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस स्कूल स्टूडेंट से पूछे जा चुके हैं। सो दो तरह की सब्सटेंसेस होते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जिसके ऊपर आपको रेड वार्निंग्स दिखती है, सब्सटेंस विच हैज अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेस जिसका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, अगर उसको थोड़ी सी भी हीट मिल रही वो एकदम से क्या कैच कर लेता है, फायर। तो एग्जाम्पल पेट्रोल, एलपीजी, एल्कोहल, अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट दे दोगे ये तुरंत क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। इसीलिए इनके ऊपर रेड साइन होते हैं बहुत बड़े बड़े, और आप देख सकते हैं कि इस पे इन्फ्लामेबल भी लिखा होता है, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, हाईली इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जल्दी कैच फायर कर लेते हैं, मतलब फायर को जल्दी पकड़ लेते हैं, आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। नॉन इन्फ्लामेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस विच इज अ हाई और अ मीडियम इग्निशन टेम्परेचर, जो थोड़ा टाइम लगाते हैं क्या करने के लिए, बर्न करने के लिए, और फायर कैच करने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। सो नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड। सो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस और कौन सा नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस है, वाई पेट्रोल इज कंसिडर्ड एज एन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एंड वाई वुड इज कंसिडर्ड एज ए नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो ऐसा क्यों है, तो यही रीजन है उसका, बिकॉज पेट्रोल के पास जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसका लो है, और इन्फ्लेमेबल नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वुड फॉर एग्जाम्पल उसका क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर हाई है, तो इग्निशन टेम्परेचर लो है तो फ्यूल जल्दी कैच फायर करता है, और इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो फ्यूल जो है वो जल्दी से फायर कैच नहीं करता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। So now I am going to explain you about the different types of combustion. कितने टाइप्स की कंबशन होती है हमारे पास, चलिए पढ़ते हैं। So types of combustion are rapid combustion, combustion in which the combustion is very fast, जहां पर combustion बहुत fast take place करती है, combustion on its own, spontaneous combustion, ये substances का ignition temperature इतना कम होता है कि अपने आप में ही combust कर जाते हैं। Explosion combustion causes large amount of heat and light, ऐसा combustion जिसमें कि बहुत ज्यादा light and बहुत ज्यादा heat निकले उसको बोलते हैं explosion। तो रैपिड कंबशन के एग्जांपल्स क्या है, रैपिड कंबशन का एग्जांपल है मैच स्टिक नियर द स्टोव। आप किसी स्टोव के पास मैच स्टिक को लेकर जाइए, वो एकदम से क्या करेगा, कंबस्ट हो जाएगा, इट कंबस्ट वेरी फास्ट। एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन, कोल डस्ट इन कोल माइंस, इसका एग्जांपल है कोल डस्ट इन कोल माइंस। या फॉरेस्ट फायर्स आप देखते होंगे अपने आप ही वो क्या कर जाते हैं, बर्न कर जाते हैं। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन लाइटन अप द फायर क्रैकर्स, जब भी आप फायर क्रैकर्स में को लाइटन अप करते हैं मतलब उसमें आग लगाते हैं, तो आपको देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट वहां से एक्सप्लोड करती है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंबशन क्लियर हो गया होगा।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब किस किस तरह की फायर होती है और उनको किस किस टाइप से एक्सटिंग्विश मतलब बुझाया जा सकता है, किस तरह की फायर को किस तरह से बुझाया जा सकता है, ये अब हम पढ़ने। सो पढ़ते सम कॉमन एक्सटिंग्विशर्स। सो किस आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फायर विच इज कॉज्ड फ्रॉम द ऑयल, जो ऑयल की वजह से फायर लगी है उसको कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। द बिंग रीजन इज वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, वाटर को कभी यूज नहीं किया जाता ऐसी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ये सब ये आपको पता ही हो गया कि जो डेंसिटी है ऑयल की वो लो होती है वाटर से, इसलिए ऑयल क्या करता है, इजीली फ्लोट करता है वाटर पे। तो आप और पानी डालोगे ऑन दैट बर्निंग मटेरियल तो ऑयल क्या करेगा, इजीली फ्लोट करेगा ऑन द टॉप एंड कंटिन्यूज टू बर्न, और वो आग बुझेगी नहीं बल्कि और ज्यादा रैपिड हो जाएगी। सो फायर कॉज फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट्स, ऐसी फायर जो किससे लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। वाटर इज नॉट यूज टू एक्सटिंग्विश दैट फायर, उस आग में पानी को यूज नहीं करना चाहिए। क्या रीजन है उसका? फायर कॉज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आपको पता होगा वाटर में भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसमें से आयंस फ्लो कर सकते हैं इजीली चार्ज होकर। सो इसीलिए इसमें क्या चांसेस रहते हैं, दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, और इसकी वजह से जो एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस रिस्क रहता है और उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, और यहाँ पर उनकी लाइफ को भी बहुत बड़ा एक रिस्क रहता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि फायर कॉज फ्रॉम द ऑयल। सो स्टूडेंट से बहुत 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 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि fire caused from the oil cannot be extinguished by the water, give reasons। तो इसका रीजन सिर्फ यही है, और फायर कॉज फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय द वाटर, तो इसका रीजन ये है कि इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बट आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम पानी से ये आग को नहीं बुझा सकते हैं तो हम क्या यूज करें कि आग बुझ जाए? तो आप टू थिंग्स का यूज कर सकते हैं। अगर आग बहुत ज्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड नहीं हुई है तो आप ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप ब्लैंकेट का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को वो उस फायर से कट कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सब्सटेंस कंबस्ट नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, बट ये स्मॉल एरिया की मैं बात कर रही हूँ, लार्ज एरिया पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। लार्ज एरिया पे क्या कर सकते हैं, लार्ज एरिया पर आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर्ड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा क्या करता है कि वो एकदम से आग को बंद कर देता है, क्योंकि वो एक कोटिंग बना लेता है, टेक्स लाइक अ कोट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हैवियर होती है, किससे? ऑक्सीजन से। तो इसीलिए वो जल्दी सेटल डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन का और फायर का कनेक्शन को क्या करती है, रोक देती है, टेक्ट एज अ ब्लैंकेट। और जो दिखता नहीं है बट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत हैवी गैस होती है और वो उन दोनों के ब्रिज को तोड़ देती है, ऑक्सीजन को फायर से अटैच नहीं होने देती है। इसकी वजह से फायर स्टॉप्स बर्निंग, मतलब फायर रुक जाती है और फायर फिर बर्न नहीं करती। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट 5 minutes बैक, दिस इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 क्रिएट्स अ ब्लैंकेट ओवर फायर। सो ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है बिकॉज CO2 क्या करता है, एक ब्लैंकेट, एक ऐसा एनवायरमेंट एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है ओवर द फायर और कट ऑफ कर देता है एटमोस्फेरिक सप्लाई टू द फायर। सो बिकॉज इट इज हैवियर देन द एयर, बिकॉज ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा हैवियर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बहुत जल्दी एक्सपैंड करता है, मतलब बहुत जल्दी फैल जाता है एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर को भी कम कर देता है। तो इसीलिए इसको बेस्ट एक्सटिंग्विशर माना गया है इन केस ऑफ द फायर। So now I am going to discuss about the
न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड द फ्लेम और द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में आप क्या पढ़ेंगे कि फ्लेम क्या है। फ्लेम, आप कैंडल की एक फ्लेम देखते हैं, उसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। कौन कौन से? इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड द आउटर मोस्ट जोन। सो द 3 जोन्स हैव डिफरेंट कलर्स। जितने ये तीनों के तीनों जोन के डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट ही क्या है इसमें टेम्परेचर्स है। सो अब आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड द आउटर मोस्ट जोन। So now let's talk about the innermost zone and the middle zone of the flame in detail. So innermost zone ये क्या है? ये इस फ्लेम का अगर आप इस फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, the innermost zone consist of hot unburnt vapors। और यहाँ पर क्या होते हैं? ये जोन हॉट होता है, unburnt vapors of combustible material। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसकी वजह से यहाँ पे वेपर्स इतनी वेपर्स जो होते हैं वो फुल बर्न नहीं होते, अनबर्न रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वैक्स वेपर्स। सो इसको लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी कहा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आई हैव मार्क्ड इट स्टार, मैंने इसको स्टार मार्क किया है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज विच पार्ट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो वो इनरमोस्ट जोन है। और ये जोन डार्क और ब्लैक कलर में अपीयर होता है। मिडल जोन ऑफ द फ्लेम अगर आप बात करें तो ये येलो रहता है। इट इज ब्राइट एंड लुमिनस। लुमिनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुमिनस? लाइट गिविंग। तो ये पार्ट आपको किस तरह की? ब्राइट अपीयर होता है और लाइट गिविंग होता है। जो फ्यूल वेपर्स होते हैं वो यहाँ पर पार्शियली बर्न करते हैं, कंप्लीटली बर्न नहीं करते हैं, पार्शियली हाफ ही बर्न हो पाते हैं इस जोन में, बिकॉज ऑफ नॉट एनफ एयर इज प्रेजेंट इन दिस जोन। और जो एटमॉस्फेरिक की जो ऑक्सीजन है, आपको पता है कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बट वो यहाँ पर इसको फुल नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से यहाँ पर वेपर्स पार्शियली बर्न होते हैं। और जो पार्शियली बर्न वेपर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन पार्टिकल्स। और कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हॉट हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। Now let's jump to the innermost. We have done innermost zone, outermost zone, middle zone of the flame, and now we are going to do with the outermost zone. Outermost zone of the flame. So outermost zone of the flame is blue in color. It appears blue in color। और आपको किस कलर में दिखता है? ब्लू कलर में, because it is the non luminous zone। और इसको non luminous zone भी बोला जाता है। non luminous zone क्या होता है? Which does not produce much light। और ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब करता है एज कंपेयर टू द मिडल जोन, ये उतनी ज्यादा नहीं करता है। और इस जोन में कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस करता है। क्वेश्चन आ जाता है, इन विच जोन ऑफ द कैंडल द कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस? सो इट इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, बिकॉज यहाँ पर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। और यहाँ पर बहुत सारा एयर मिलता है उसको, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन कंप्लीटली, इसीलिए वो कंप्लीटली कंबस्ट कर सकता है। दिस जोन हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। और इस जोन का बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर है, इसीलिए इसको हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी कहा जाता है। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क में, विच जोन इज नोन एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, एंड तो उसका आंसर है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज नोन एज द लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो उसका आंसर है इनर मोस्ट जोन। तो ये है कैंडल का डायग्राम। यहाँ पर आपको लेबलिंग पूछ ली जाती है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? वैक्स कैंडल। और इसके अंदर जो है ये क्या है? विक विच इज ब्लैक इन कलर। और ये अपीयर कैसा होता है? ब्लैक कलर का। और जो इसका मिडल जोन ऑफ द फ्लेम है वो किस कलर में आता है? येलो कलर में। और जो आपको जो सबसे बाहर का पार्ट दिख रहा है, इट इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, जो कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। और किस कलर में अपीयर होता है? ब्लू कलर में। और जो ये मिडल पार्ट है, जो इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम है, ये लीस्ट हॉट पार्ट होता है। और जो विक है वो किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि फ्यूल क्या है? अ फ्यूल अ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट। ऐसा सब्सटेंस जो बर्न होने पर क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, वुड, कोल एंड एलपीजी। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैस फ्यूल्स। तो सॉलिड फ्यूल्स क्या है? वुड, चारकोल एंड चारकोल कोल गैस। तो ये सॉलिड फ्यूल्स के अंदर आते हैं। लिक्विड फ्यूल्स के अंदर आता है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। और गैस फ्यूल्स के अंदर आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि घर पे एज ए डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज होता है। नेचुरल गैस,
इन द फॉर्म ऑफ द CNG हम इनको व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, एंड बायोगैस इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड फ्यूल के, क्या होता है गुड फ्यूल, किस फ्यूल को गुड माना जा सकता है? ऐसा सब्सटेंस या ऐसा फ्यूल जो कि रेडिली अवेलेबल हो, रेडिली अवेलेबल मतलब इजीली आपको मार्केट में जाकर मिल सके, जो कि चीप हो, जो कि इट इज चीप मतलब सस्ता हो, इट बर्न्स इजिली इन एयर और जो कि इजिली बर्न भी हो सके एयर में, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो कि जब कंबस्ट हो तो आपको क्या दे सके, एक अच्छी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके, एंड इट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और जो जलने के बाद कोई भी अपना अनडिजायरेबल सब्सटेंस पीछे ना छोड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर वुड बर्न करती है तो क्या छोड़ती है, ऐश। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो किसके अंडर आता है, कैरेक्टर, वो क्या माना जाता है, गुड फ्यूल। बट अभी तक कोई भी ऐसा आइडियल फ्यूल है नहीं जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। सो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं एमसीक्यू में बच्चों को और पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन, पेट्रोल, वुड और बायोगैस या फिर एलपीजी, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा फ्यूल है? तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा फ्यूल है? तो एलपीजी को बहुत अच्छा सबसे अच्छा फ्यूल माना गया है। बट अगर ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो अभी तक ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। इसका एक टेबल है और मैं आपको इसको लर्न करवाऊंगी। So what is calorific value? Calorific value, the amount of heat produced by burning of 1 kg of fuel. 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकता है उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ये किसमें एक्सप्रेस की जाती है? इन द यूनिट्स किलो जूल पर किलोग्राम। सो इसको इन शॉर्ट एब्रिविएशंस में कैसे यूज कर सकते हैं? केजे पर किलोग्राम। सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बच्चों? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। सो आप टेबल से इसको लर्न कर सकते हैं। एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि किस फ्यूल की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है जो कि 1,50,000 है, और काऊ डंग केक की सबसे कम है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 6,000 टू 8,000। आप इसको इन द टर्म्स ऑफ ऐसे याद कर लीजिए कि किसकी कितनी सैलरी है। जैसे काउडंग केक है, काउडंग केक की कितनी, काउडंग मतलब गोबर के उपले, इनकी कितनी सैलरी है? 6,000 टू 8,000। वुड की कितनी है? उससे थोड़ी ज्यादा है, 17,000 टू 22,000। कोल की कितनी है? 25,000 टू 33,000। और पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल ये एक ही कंपनी में वर्क करते हैं, इसलिए इनकी क्या सैलरी है? 45,000। मीथेन और सीएनजी जो गैसेज है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 50,000। एलपीजी की मीथेन और सीएनजी से ज्यादा है तो इसलिए अच्छा फ्यूल है, इसको बोलते हैं 55,000। और बायोगैस की किसमें लाई करती है? 35,000 टू 40,000। और हाइड्रोजन की सबसे मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होती है और पूछ लिया जाता है विच फ्यूल हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है 1,50,000। आई होप आपको ये कैलोरीफिक वैल्यू टॉपिक समझ में आया हो। नाउ कम्स टू द टॉपिक हार्म्स ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल। क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? So harmful effects of burning of fossil fuels are, पहला, फर्स्ट बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स। जितने भी आप कार्बन फ्यूल्स को बर्न करेंगे वो क्या रिलीज करेंगे? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं, वो आपको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या फिर डिजीजेस लाइक अस्थमा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसमें से एक गैस और निकलती है विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसको पॉइजनस गैस के नेम से जाना जाता है। हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर एयर में होगी तो वो किसको लीड करेगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगी और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाएगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल ये क्या रिलीज करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स। और जब सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हो जाते हैं एयर में? नाइट्रोजन के साथ, और वो क्या बनाते हैं? एसिड रेन। तो जो रेन हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आती है? एसिड रेन की वजह। और एसिड रेन के बहुत ही कोरोसिव इफेक्ट्स होते हैं मार्बल्स पर भी, और बहुत सोयल को बहुत ज्यादा क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है, और ये हार्मफुल होता है ह्यूमन
कि स्किन के लिए भी। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के। इसमें क्वेश्चन पूछने जाता है 2 नंबर में कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो यही सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और वहां पर लिखना है। और बस यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। और इसके साथ आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, और आपको अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो और आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।